नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय छात्रों, आज हम मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार को समझने से पहले हम अधिकार किसे कहते हैं और इन अधिकारों की शुरुआत हमारे व्यवस्था में कहाँ से होती है, कब से होती है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, राज्य जब से बना है, जब से समाज अस्तित्व में आया है, तब से एक संघर्ष चल रहा है। वो संघर्ष है मैन वर्सेस स्टेट। एक तरफ मनुष्य है, नागरिक है, और दूसरी तरफ राज्य है। इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। और ये संघर्ष किस बात का है? संघर्ष इस बात का है कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार की मांग करता है और राज्य कहता है कि नहीं, मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए। तो ये जो मनुष्य बनाम जो राज्य का संघर्ष है, ये विशेष रूप से मूल अधिकारों के संदर्भ में है या अधिकारों के संदर्भ में है। देखिए, अधिकार को अगर हम सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करें तो वो तमाम सारी परिस्थितियाँ जो मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है, उसे हम अधिकार कहते हैं। यानी व्यवस्था या राज्य या पॉलिटिकल सिस्टम वो तमाम तरह की परिस्थितियाँ मनुष्य को अवेलेबल कराए, उपलब्ध कराए, जिससे वो उस व्यवस्था में अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। वो सारी परिस्थितियाँ उसको उपलब्ध हो, उनको हम अधिकार कहते हैं। देखिए, लॉस्की ये बात कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। लॉस्की कहता है। लॉस्की आगे कहते हैं कि प्रत्येक राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार उस राज्य की क्वालिटी को बताता है। यानी किसी राज्य में अधिकारों का स्तर क्या है, अधिकारों का प्रकार क्या है, अधिकार किस स्तर के मनुष्य को प्राप्त है, उससे उस राज्य का हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि जहां अधिकार सुदृढ़ होंगे, सुनिश्चित होंगे, अधिकारों के लिए सारी व्यवस्थाएं राज्य द्वारा अगर प्रोवाइडेड है, तो उस अधिकारों का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उस राज्य का स्तर कैसा है, कि वो अच्छा है, आदर्श राज्य है, या वो ठीक ठीक है, या वो पुअर स्थिति में है। तो अधिकार हमें उस राज्य के स्टेटस के बारे में जानकारी देता है। ये बात लॉस्की कहते हैं। बार्कर ये कहते हैं कि अधिकार व्यक्ति की क्षमताओं के अधिकतम संभव विकास के लिए आवश्यक बाह्य दशाएं हैं। देखिए, वो तमाम बाहरी परिस्थितियां जो राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रोवाइड कराई जाती है, उनको हम अधिकार कहते हैं। देखिए, अधिकार के संदर्भ में ये कुछ बार्कर या लॉस्की या हमने जो चर्चा की है उसके आधार पर कुछ सर्टेन विशेषताएं हैं अधिकार के संदर्भ में। वो ये हैं कि व्यक्ति की मांग समाज द्वारा स्वीकृत होने पर अधिकार का रूप ले लेती है, पहली बात। दूसरी बात, अधिकार का उद्देश्य न केवल मनुष्य का कल्याण होता है बल्कि समाज का भी कल्याण होता है। वो सीमाएं तय की जाती है कि कौन से व्यक्ति का अधिकार कितना है, कहाँ उसकी सीमा शुरू हो जाती है, जब दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का वहाँ पर शुरुआत हो जाती है, आरंभ हो जाती है। व्यक्ति की वही स्वतंत्रताएं अधिकार कहलाती है जो समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत हो और सुरक्षित हो। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अधिकारों में एक सार्वजनिक हित छिपा हुआ रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक के अधिकार जो है दूसरे के अधिकार में इंटरफेयर करता है या दखल करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अधिकारों के साथ साथ कुछ सीमाएं भी होती है जिससे सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी ली जा सकती है। अर्थात अधिकार कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, अधिकार कभी भी असीमित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अधिकारों के संदर्भ में दो धारणाएं मुख्य रूप से हमारे सामने हैं, एक नकारात्मक अवधारणा और एक सकारात्मक अवधारणा। देखिए, नकारात्मक दृष्टिकोण से हम ये देखते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो अधिकार जो है राज्य जो है व्यक्ति पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगा।
यानी यहाँ पर स्वतंत्रता ना होकर स्वच्छंदता यानी लिमिटलेस जो राइट्स हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक अधिकार की बात करते हैं तो सकारात्मक अधिकार जो है व्यवस्था की स्थापना करते हैं, यानी वहाँ समाज अव्यवस्थित नहीं होगा, यानी सभी लोगों का जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, जो पर्टिकुलर समाज या राज्य में रहते हैं, उन सबके बीच में एक बेटर हार्मनी या एक बेटर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जाएगा। तो इस प्रकार हम अधिकारों को डिफाइन कर सकते हैं। अधिकारों के संदर्भ में कुछ विशेष विचार भी है। उन विचारों को हम अगर देखते हैं तो विभिन्न जो विचारधाराएं हैं उन्होंने भी अधिकारों को डिफाइन करने का प्रयास किया है। कुछ विचारक अधिकारों को प्राकृतिक कहते हैं, जिनमें हॉब्स ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो है जीवन का अधिकार है, यानी जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है और इसमें राज्य किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यानी इस प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा के लिए यदि उस व्यक्ति को जिसका अधिकार छीना जा रहा है वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है, ये बात हॉब्स कहता है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में जॉन लॉक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका विशेष नाम है, और वो ये कहते हैं कि राज्य इस प्राकृतिक अधिकार की यदि रक्षा नहीं कर पाता है तो हॉब्स के समान हम राज्य को इग्नोर कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। इसके साथ ही एक अधिकार का कानूनी दृष्टिकोण भी हमारे सामने आता है। वो ये कहता है कि अधिकार राज्य के अस्तित्व के बाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी सारे के सारे जो मनुष्य को जो अधिकार दिए गए हैं, उस नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं वो राज्य द्वारा स्थापित है, यानी राज्य ही उन अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है और राज्य ही वो तमाम परिस्थितियां मनुष्य को उपलब्ध कराता है। और इस अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण में सबसे जो महत्वपूर्ण जो विचारक जिसका योगदान है वो जॉन ऑस्टिन है। जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि प्रत्येक अधिकार चाहे वह ईश्वरीय हो, वैधानिक हो या नैतिक हो, हमेशा कर्तव्य पर निर्भर करता है। ये जॉन ऑस्टिन कहते हैं यदि कर्तव्य नहीं होगा तो अधिकारों का जो आरोपण है या जो अधिकारों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा, ये जॉन ऑस्टिन कहते हैं। इसके साथ ही एक अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत भी हमारे सामने है, उनमें एडमंड बर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और वो ये कहते हैं कि अधिकार जो है इतिहास की देन है। अधिकारों के पीछे परंपराएं, रीति रिवाज ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रीति रिवाज, परंपराएं और ये जो सब जो लंबे समय से चली आ रही है ये स्थिर जब हो जाती है तो ये कानून का रूप धारण ये अधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। ये अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के साथ हम अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत से भी यहाँ अधिकार को डिफाइन कर सकते हैं। अधिकारों का जो कल्याणकारी सिद्धांत है वो सीधा सीधा हमारे जो उपयोगितावादी जो विचारक हैं या जो विचारधारा है उससे संबंधित है। वो ये कहते हैं कि जो परिस्थितियाँ व्यक्ति को सुख देती है, जो परिस्थितियाँ व्यक्ति को खुशी देती है, वो मनुष्य के लिए अधिकार है और उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बेंथम, जेस मिल और इत्यादि विचारक जो है अधिकारों के इस कल्याणकारी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लॉस्की खुद ही कहते हैं कि समाज कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई भी अधिकार नहीं हो सकते, ऐसा लॉस्की कहते हैं। इसके साथ ही एक अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत भी है। आदर्शवादी सिद्धांत अधिकारों को व्यक्ति के मन से जोड़ता है, उसको उसकी नैतिक अंतरात्मा से जोड़ता है और वे कहता है कि मनुष्य स्वयं अपने आप में साध्य है और उसका खुद का कल्याण करना ही राज्य का लक्ष्य है, मनुष्य का खुद का लक्ष्य है। तो ये अधिकारों का जो है ये आदर्शवादी सिद्धांत बात करता है और इसमें प्रमुख विचारक हिगल और इमैनुअल कांट है। इसके साथ ही एक अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत भी हमारे सामने है। मार्क्सवादी समाज जो है हम जानते हैं कि उदारवादी या सामंतवादी समाज के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आता है और वो ये कहता है कि अधिकार किसी भी युग में प्रचलित प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि जो समाज का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो हैव्स क्लास हैं, जिनके पास सब कुछ प्राप्त है, अधिकार वो ही तय करते हैं और अधिकार उनके लिए ही होते हैं। यानी यहाँ पर
अधिकार जो मजदूर वर्ग है या जो किसान वर्ग है या जो अन्य जो दास वर्ग है या जिनको हम नौकर कह सकते हैं, उनके लिए अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभुत्वशाली लोगों के लिए होते हैं। तो ये अधिकारों के संदर्भ में कुछ चुनिंदा दृष्टिकोण है, लेकिन ये तो अधिकारों को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार को डिफाइन करने से पहले हम ये देखते हैं कि अधिकार के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो अधिकार के जो प्रकार है वो नैतिक अधिकार है और उसके बाद कानूनी अधिकार है। नैतिक अधिकार का सीधा सीधा संबंध व्यक्ति के अंतर्मन से होता है, उसकी नैतिक भावना पर आधारित नैतिक अधिकार होते हैं। और यदि तमाम तरह की व्यवस्थाएं, तमाम तरह की परिस्थितियां अगर बहुत अच्छी हो तो व्यक्ति नैतिक रूप से अपने आप ही एनरिच हो जाएगा और वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करेगा और अपने अधिकारों का उपभोग भी करेगा और अपना विकास भी करेगा। इसके बाद हम आते हैं कानूनी अधिकार पर। कानूनी अधिकार जो है ये कहा जाता है कि व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और कानूनी अधिकारों में हम दो तरह के अधिकारों को ले सकते हैं, एक राजनीतिक अधिकार और दूसरा सामाजिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार में तो जैसे हमें वोट देने का अधिकार हो सकता है, हम प्रतिनिधि बन सकते हैं, हमें राजकार्य में भाग हम ले सकते हैं, हम सरकारी सर्विसेज में या प्रशासन में हम जा सकते हैं। ये सब राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ जो सामाजिक अधिकार, जो अधिकारों का एक प्रकार है, मुख्य रूप से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यहीं से हम मौलिक अधिकारों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अधिकार को हमने समझा है। अब जब हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं तो मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कट है। यानी मौलिक अधिकार का अभिप्राय मूल, वो फंडामेंटल राइट्स, ऐसे अधिकार जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई भी इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। राज्य किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के मूल अधिकारों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर राज्य या कोई अन्य संस्था या व्यक्ति उन अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को उनकी सुरक्षार्थ, उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका में जाने का अधिकार है। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वास्तव में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को उस देश के नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं, उस देश के संविधान में उनका वर्णन होता है, उस देश के संविधान द्वारा वो निर्मित होते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है और सुरक्षित होते हैं। ये मूल अधिकार है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि मूल अधिकार वास्तव में हम सभी के लिए आवश्यक है। इसको हम राजनीतिक अधिकारों से हमने इसको कंपेयर किया, हमने इसको कानूनी और नैतिक अधिकारों से हमने इसको कंपेयर किया। तो मूल अधिकार वास्तव में अपने आप में एक यूनिक राइट्स हैं, यानी ये हमारे इस राजनीतिक व्यवस्था के विकास का परिणाम है। अब जैसे हम बात करते हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की, तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है उनका थोड़ा सा हम डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगाकर 30 तक तथा 32 से लगाकर 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है। अब हम अगर मौलिक अधिकारों की हम शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 1215 में ब्रिटेन में सम्राट जॉन रहे थे और उन सम्राट जॉन के सामने जनता जो है प्राचीन स्वतंत्रताओं संबंधी कुछ विचार रखते हैं, कुछ ऐसे उनके सामने तथ्य रखते हैं जिनके आधार पर उनको कुछ ऐसे सेलेक्टेड अधिकार दिए जाए जिनसे वो अपना डेवलपमेंट कर सके, और उस पर सिग्नेचर हुए थे। और इसीलिए जो मैग्ना कार्टा है ब्रिटेन का, वो अधिकारों के संदर्भ में नींव का पत्थर समझा जा सकता है। उसके बाद 1791 में अमेरिका के संविधान में जो प्रथम 10 संशोधन होते हैं, संविधान संशोधन, और उसमें जो 10वां संशोधन है उसमें हम मौलिक अधिकारों की छाप देख सकते हैं। जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम 1895 में एक संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उस संविधान विधेयक में हमारे मौलिक अधिकारों का दर्शन हमें होता है। उसके बाद समय समय पर 1917 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, और उसके बाद 1925 और 1928 में स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी नेहरू द्वारा अधिकारों के संदर्भ में अपने प्रस्ताव रखे गए थे। और उसके बाद हम बात करते हैं तो 1945 में भारतीय संविधान
में जो मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पर श्री तेज बहादुर सप्रू के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा गया, एक रिपोर्ट पेश की गई, उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का दर्शन होता है। और उसके बाद कैबिनेट मिशन के तहत जो हमारी जो समितियां बनती है, संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का निर्माण होता है और वो परामर्श समिति जो है अधिकारों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है, तब से हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आरंभ में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन 1978 में संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है। वहाँ पर संपत्ति के अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार के स्टेटस से हटाकर हमारा एक कानूनी अधिकार बनाकर हमारे अधिकारों की संख्या 6 हो जाती है। तो ये मौलिक अधिकारों का हमने एक विमर्श किया है। तो इस प्रकार जो है अधिकारों का संदर्भ कहाँ से शुरू होता है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार आते आते हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थापना होती है। और हम ये भी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र, जो विश्व का एक सर्वव्यापक संगठन बना है, जो इस विश्व में सुरक्षा, शांति और मानव कल्याण की बात कर रहा है, वहाँ पर भी 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का एक डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948 जो रखा गया, वो भी आज हमारे सम्मुख है। वो मानव अधिकारों की बात करता है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये अधिकारों की बात कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि अधिकार हम सभी के लिए आवश्यक है और हम सभी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस प्रकार से जो है मौलिक अधिकारों को और अधिकारों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।